अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। किसी ने कुछ पूछना तो नहीं है पिछले लेक्चर में से? जी नहीं, चले। आज हम पढ़ते हैं। हमने क्या क्या देख लिया था? हमने प्रिसीजन, एक्यूरेसी के बाद सेलेक्टिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? जी मैम आ रही है आवाज। ओके ओके ओके। आज हम शुरू करेंगे लीनियरिटी, जो एक नेक्स्ट स्टेप है हमारा वैलिडेशन के लिए। उसको हम पढ़ेंगे लीनियरिटी। तो लीनियरिटी के बाद फिर क्वांटिटी, लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन एंड लिमिट ऑफ डिटेक्शन भी देखेंगे। लीनियरिटी को हम आज थोड़ा सा उसकी तरफ देखेंगे, लीनियरिटी क्या चीज होती है। So linearity of an analytical method is its ability to elect test results that are directly or by means of well-defined mathematical transformation proportional to the concentration of analyte in sample within a given range or proportional by means of well-defined mathematical transformation. क्या मैथमेटिकली उस जो हमारा मेथड डेवलप किया है, मैथमेटिकली हम उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसका क्या रिलेशन, इनवर्स रिलेशन बनता है, डायरेक्ट रिलेशन बनता है। तो लिनियरिटी में बी डिमॉन्स्ट्रेटेड डायरेक्टली on the test substance by preparing a series of dilution or a standard stock solution or by using separate weighing of synthetic mixture of the test product component using the proposed procedure। कि आपने हमारा जो भी टेस्ट सब्सटेंस है उसकी हमने डिफरेंट डाइल्यूशंस, हमने कल भी पढ़ा था कि उसकी स्पेसिफिसिटी और सिलेक्टिविटी हमने बताना है कि एक स्पेसिफिक रेंज के लिए हमने चेक करना है कि कहाँ से कहाँ तक ये टेस्ट कौन सा है वो वैलिडेट है। तो उसको हम किस तरह से कर सकते हैं, लीनियरिटी के मेथड को यूज करके कि हम उसकी फर्दर डाइल्यूशंस बनाएं स्टैंडर्ड स्टॉक सॉल्यूशंस को लेकर, और उसके बाद फिर हम उसकी जो है रिलेशन चेक करें। टेस्ट रिजल्ट्स शुड एवेल्युएटेड by appropriate statistical method, for example by calculation of regression line by method of least square, या इधर हम regression line उसके लिए ड्रॉ करें या method of least square को यूज करें, और हम बताएंगे इसका जो स्टैटिस्टिकली क्या रिलेशन बनता है। कोई भी मेथड, कोई भी स्टडी बाय विदाउट दिस टेस्टिंग, विदाउट दिस स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप इज इनवैलिड। ठीक है, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, इवन एक थीसिस की फॉर्म में भी एक्सेप्टेबल नहीं है। Acceptability of the linearity data is often judged by examining the correlation coefficient and y-intercept of the linear regression line. Linear regression line हम कैसे ड्रॉ करेंगे ये भी हम आगे देखते हैं। उसके वो हमें कहते हैं कि उसके y-intercept को और उसकी कोरिलेशन को इफिशिएंट को डिस्क्राइब किए बगैर लीनियर डाटा को हम जज नहीं कर सकते। वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि वो जो ओरिजिन से जीरो से गुजरना चाहिए, आपका एक्स और वाई एक्सिस जहां पे मैच करती हैं, और रिग्रेशन लाइन का क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो सा है वो ग्रेटर देन 0.99। ग्रेटर देन 0.99 क्या है, 1 हो जाता है, इज जनरली कंसीडर, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट इज इक्वल भी हो सकता है, इक्वल टू 0.99 और ग्रेटर देन 0.9, बट नॉट ग्रेटर देन 1। मैक्सिमम वैल्यू जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की है वो 1 होती है। As evidence of acceptable fit, आवाज कट रही है तो फिर उससे सिग्नल जॉन से वो पूरे आ रहे हैं। चलें, or to the regression line, the y-intercept should be less than a few % of the response obtained for the analyte at the target level. Less than a few % of the response obtained for the analyte at the target. फिगर 1 जौन सा वो ये शो कर रहा है, ये देखें, ये आपके पास ये वैल्यू कौन सी है, ये इसके 0.5 के थोड़ा सा कम है तब भी वो एक्सेप्टेबल है। वाई इंटरसेप्ट ओरिजिन से गुजर रही है लाइन, लेकिन समटाइम क्या है वो वाई इंटरसेप्ट कौन सी है वो कितनी, कहते हैं वाई इंटरसेप्ट शुड बी लेस देन a few % of the response obtained for the analyte at the target level. टारगेट लेवल तक पहुंचने पर भी हमारे पास मैक्सिमम ये रेंज है, मिनिमम ये रेंज है। तो वाई इंटरसेप्ट इससे थोड़ी कम तो हो सकती है, लेकिन जो है वो इंटरसेप्ट से अगर नहीं गुजरेगी तो फिर हमारा जो लीनियर मॉडल है वो उसकी वैल्यू देखें यहाँ पे आ रही है, ये इंटरसेप्ट की वैल्यू है।
0.0057, ठीक है ना, 0.0057 वैल्यू, 0.5 पे आ रहा है तो इसकी इतनी परसेंटेज जो है वो इंटरसेप्ट की वैल्यू है। तो कहते हैं लेकिन इंटरसेप्ट अगर होगा तो फिर हमारे पास इसकी कैलकुलेशन डिफरेंट वे में होगी। Figure 1 shows the linearity of an analyte over a concentration range 2 से 20 मिलीग्राम पर ml, 2 से लेके 2 मिलीग्राम से लेके 20 मिलीग्राम पर ml तक डाइल्यूशंस बनाकर लिया है विद द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये इसकी कोरिलेशन आर स्क्वायर की वैल्यू 0.9996 आ रही है। एस्पेक्ट्स इसके क्या है, टेस्ट अक्रॉस द रेंज एट लीस्ट 5 कंसंट्रेशन, कि हमें 5 हम इसको कब कहते हैं कि ये हम ये इसका आर स्क्वायर कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं या लीनियरिटी को चेक कर सकते हैं। मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि आपने 5 वैल्यूज, यहाँ पे कितनी वैल्यूज दी हुई हैं, कितनी डाइल्यूशंस बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कंसंट्रेशंस बनाई है। इसकी रीजन क्या है, मिनिमम उसने कहा है कि 5 होने चाहिए। तो आउटलायर्स भी आ सकते हैं। आउटलायर्स का मतलब क्या है कि वैल्यू बहुत ज्यादा या वैल्यू बहुत कम भी आ सकती है। तो इसलिए एक सेफ साइड पे एटलीस्ट जो सी है वो 7 से लेके अप टू आप जितनी मर्जी कर लें वैल्यूज को, लेकिन 5 जो रेंज है तो 5 करने के लिए हमें कम से कम हम उसकी 7-8 वैल्यूज डाइल्यूशंस बनाएंगे तो हमारी लीनियर जो कर्व है वो ड्रॉ हो सकती है। म्यूट करें पार्टिसिपेंट्स। वालेकुम अस्सलाम जी, चले म्यूट करें अपने आप को। हाँ जी, टेस्ट अक्रॉस द रेंज एटलीस्ट 5 कंसंट्रेशन को आपने करना है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि आपने एटलीस्ट आपके पास क्या होना चाहिए, 5 की बजाय आप 7-8 वैल्यूज मिनिमम लेंगे तो आपकी ये ड्रॉ कर्व होगी। वजह क्या है, क्योंकि अगर कोई वैल्यू कोई बहुत नीचे आ जाती है या बहुत ऊपर चली जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है, वो आउटलायर्स कंसिडर होती हैं। अगर आपने पहले ही 5 नहीं होंगी, उसमें से 2 वैल्यूज निकल जाएंगी तो फिर वो कर्व चौन से एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी। गॉट इट? तो evaluate linearity by visual inspection of the plot and by statistical technique. विजुअल इंस्पेक्शन से भी पता चल जाता है, और लेकिन हमें इसको डॉक्यूमेंट करने के लिए ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक कौन सी है ना वो अप्लाई करनी पड़ेगी। हमें कोई मॉडल उसके ऊपर लगाना पड़ेगा और फिर हम उसके कैलकुलेट करेंगे। ये मॉडल लगाकर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट को, हम y इंटरसेप्ट, ये वैल्यू y इंटरसेप्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वैल्यू जो सी ये स्लोप की वैल्यू है, एंड रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर कौन सा है वो रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा ये आपके इसमें थोड़ा कम था तो मैंने इसके लिए एक और डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर किया, करती हूँ मैं आपके साथ शेयर। ये है जी, यहाँ से हम इसको, क्योंकि अगेन विदाउट दिस कोई सा भी एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं होता जब तक आप कैलिब्रेशन, कोई रिसर्च क्या, कोई आप एक सिंपल, अगर आपसे कहा जाता है कि एक सैंपल दिया गया है, आपने इसको जौन सा है मीट का सैंपल है, मीट के सैंपल में आपने इसमें प्रोटीन को कैलकुलेट करनी है उसकी कंसंट्रेशन, तो उसके लिए भी जब तक आप उसको जौन सा है उसकी कैलिब्रेशन कर्व नहीं ड्रॉ करते हो आप अपने एक्सपेरिमेंट को शुरू नहीं कर सकते। इसलिए इसकी डिटेल जानना, इसको सीखना बहुत जरूरी है। तो इसको हम शुरू करते हैं। कैलिब्रेशन कर्व इज बायोएनालिटिकल मेथड is a linear relationship between concentration and response. कैलिब्रेशन कर्व की एग्जांपल उसने किसमें दी है, ये एनालिटिकल मेथड में उसने कहा कि कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड रिस्पॉन्स ये डिपेंड, जितनी कंसंट्रेशन होगी उतनी ही हमारे पास एब्जॉर्बेंस आएगी। ठीक है, हम रिस्पॉन्स किसको ले लेते हैं यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन को। सबसे सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट वही हमारे पास डबल बीम या सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। कंसंट्रेशन, डिफरेंट कंसंट्रेशन लेकर हम सबकी जो एब्जॉर्प्शन चेक करेंगे यूजिंग अ लीस्ट स्क्वायर मेथड। दिस relationship is built to predict the unknown concentration of the analyte in a complicated matrix. The unknown sample can be from a wide range of sources for food, agriculture, pharmaceutical formulation, forensic and the clinical pharmacological study. इन सब को हम कवर करते हैं, इन सब इंडस्ट्रीज को कवर करते हैं अगर हम ये एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की टेक्निक को सीख लेते हैं और उस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को सीख लेते हैं।
तो आप में से कोई भी यहाँ पे प्लेसमेंट किसी भी इंडस्ट्री में उसका जो है वो स्कोप बनता है. This chapter is more focused on the bioanalytical method in which analyte is measured in blood, plasma, urine, or other biological matrices. However, the main concepts are applicable to the other analytical approaches. The quality of the bioanalytical method is highly dependent on the linearity of the curve. Linear calibration curve is a positive indication of the assay performance in a validated analytical range. पॉजिटिव कर्व आएगी तो वो क्या है, ये इसकी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, जो रिजल्ट्स हैं उसके ऑथेंटिसिटी की तरफ शो करते हैं. अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैलिब्रेशन कर्व में क्या आ जाता है कि हम उसका रिग्रेशन मॉडल, कैलिब्रेशन कर्व का रिग्रेशन मॉडल, अगर वो लीनियर रिग्रेशन को फॉलो नहीं कर रहा तो फिर हमें उसको नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल अप्लाई करने पड़ेंगे. उसमें से कौन सा नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल अप्लाई होता है हमें वो स्टडी करना पड़ेगा. स्लोप ऑफ द लाइन, वेइंग एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये 3-4 पैरामीटर्स हैं जो कि स्टडी करने, कैलिब्रेशन कर्व को स्टडी करने के लिए, उसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होते हैं, और इसलिए हमें इनको केयरफुली एवेल्युएट करना पड़ता है. इन द फॉलोइंग सेक्शन हम क्या करेंगे, हम इनमें से कुछ को जो है वो स्टडी करते हैं. आफ्टर द कैलिब्रेशन मॉडल इज चूजन, it is required to demonstrate that all future measurement will be close to the true value of the content of the analyte in the sample. इन सब का मकसद एक ही है कि जो ट्रू वैल्यू है उसके जो सैंपल में जो इसको हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम उसके ट्रू वैल्यू के मैक्सिमम क्लोज पहुंच जाएं, उसके ट्रू वैल्यू को अटेन कर लें. इसको हम कैसे, दिस विल बी अचीव ड्यूरिंग वैलिडेशन ऑफ द एनालिटिकल मेथड. देयर आर इंटरनेशनल गाइडलाइंस फॉर वैलिडेशन के लिए विच नीड टू बी फॉलोड क्लोजली इन ऑर्डर टू हैव मोर कंसिस्टेंट डाटा. डाटा जब तक कंसिस्टेंट नहीं होगा, जब तक हम इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे और वो डॉक्यूमेंट नहीं होगा, जब तक कि हम उससे इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपने रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट, अपने उसको डिमोन्स्ट्रेट नहीं करेंगे throughout different laboratories में and increase the chance of their acceptability by the regulatory authority. अब regression analysis basically क्या होता है, ठीक है ना. regression analysis is a deterministic model which allows predicting of the values of a dependent variable with an independent variable is not. जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल से. द मॉडल डिटरमिन्स द काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई. तो एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया था, एक्स पर हमने कंसंट्रेशन ली है और वाई पर हमने एब्जॉर्बेंस. मैं जा रही हूँ जरा, स्क्रीन इधर कर रही थी, ठीक है. The experimental value rarely fit the mathematical model and there are difference between the observed and the predicted value. कहता है ये बहुत रेयर होता है कि जो ट्रू वैल्यू हो हम 100% उसको अटेन कर लें, हमेशा कुछ ना कुछ चांस होते हैं. ये कंसंट्रेशन लिया और यहाँ पे उसने उसकी रिस्पॉन्स चेक कर रहा है वो, ठीक है. तो रिस्पॉन्स चेक करके ये वैल्यूज हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आई है. ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, जो मयर्ड वैल्यूज हैं. अब इसकी जब आपने इसके रिग्रेशन उसने कैलिब्रेशन कर्व ड्रॉ की है तो वो ये गुजर रही है, ये वैल्यू है, ठीक है ना. अब हर वैल्यू का जो प्रिडिक्टेड है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का जितना इससे डिफरेंस है वो क्या है, वो रिजल्ट्स का एरर है, ठीक है. ये देखिए ये रिजल्ट यहाँ पर होना कहाँ चाहिए था, डाटा क्या कहता है, मॉडल क्या कहता है कि इसकी वैल्यू कौन सी है, वो मोर देन ये 6 रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए था, 6 होना चाहिए था, और हमारा रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, 4 आ रहा है. तो 2 जो सा सपोज यू कैन से 2% जो है वो एरर आ रहा है हमारी इस रीडिंग में, ठीक है. इसका जो सा है वो सबसे कम है फर्क. और इसी तरह से इसके बाद ये क्लोज है ट्रू वैल्यू के, तो ये भी क्लोज है ट्रू वैल्यू. ये जो हमारे पास 1-2 वैल्यूज है इनकी क्लोजनेस जो सी है वो रिलेटिवली एक्सपेरिमेंट्स की इन रिजल्ट्स की कम है.
The experimental values really fit the mathematical model and there are difference between the observed and the predicted values provided by the model. इनको हम क्या कहते हैं? इसको हमने कहा कि these are the residuals. These are the residuals. The sum of squared residuals need to be minimized to have the best estimate of the model parameter. इन सबको रेजिडुअल की जो भी वैल्यू आएगी, 5 वैल्यूज आई हैं, 6 वैल्यूज आई हैं, रेजिडुअल की वैल्यूज का स्क्वायर करके उसको हम सम करेंगे, तो इसको हमें वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही हमारा एस्टिमेशन उतना ही अच्छा होगा. इसे हम कहते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. To have the best estimate of the model parameters and it is done using the method of least square. The simplest regression model is the linear one in which the relationship x non without error and y non with error. x क्या है? concentration. जब हमने standard solution बनाने हैं, इन standard solution में error नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने कहा non without error. कि पहले हमने इनको कैलिब्रेट कर लेना, चेक कर लेना है कि इनकी कैलिब्रेशन ठीक है. हमने जो 1 ppm का बनाया है उसका मतलब 1 ppm ही है. ठीक है, जब तक हम काम को शुरू नहीं करेंगे म्यूट करें. किसका माइक ऑन है? माइक को म्यूट कर लिया करें, फिर ये प्रॉब्लम नहीं आती ना. एंड y इज नॉन विद एरर. ये जो हमारे पास ये है, इसको हमने कहा कि विदाउट एरर. ये पहले से कैलिब्रेटेड होनी चाहिए. जो हमारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन है इनमें प्रॉब्लम नहीं है, जितने अच्छे बने होंगे, क्योंकि इसकी कर्व की बेस क्या है? x वेरिएबल. जिसको हमने कहा था कि ये जो x वेरिएबल है, x वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इसको हम जितना मर्जी चेंज करेंगे, ठीक है ना. और रिस्पॉन्स ने इसके ऊपर डिपेंड करना है और फिर इन दोनों की बेस पर हमारे पास ये कर्व डेवलप होनी है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास जो ये वेरिएबल्स हैं, ये जो एक्स वेरिएबल है वो एरर के बगैर हो, जबकि हम ये जो रिस्पॉन्स चेक कर रहे हैं इसके एरर को हमने मिनिमाइज करना है. तो y इज इक्वल a प्लस बी एक्स. अब y क्या है? y वेयर a इज द y इंटरसेप्ट. अच्छा, ये जो a है ये क्या है? ये आपके पास ये किस पे? y एक्सिस पे. ये कहाँ इंटरसेप्ट? यहाँ पे. ये देखें, गुजरना ये कहाँ से चाहिए? आइडियल कंडीशन में ये गुजरना चाहिए 0 से. जब कंसंट्रेशन 0 है तो आपका रिस्पांस भी 0 होगा. लेकिन क्या है, ये वैल्यू क्या आ रही है? ये यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन हमारे पास 0 है लेकिन y की वैल्यू -0 है, वो कहता है -0 होनी चाहिए. -0.005 आइडियल कंडीशन है. होना क्या चाहिए था? 0 से 0. लेकिन वो क्या होता है, सपोज अगर हम ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे काम कर रहे हैं और सम टाइम उसके अंदर मोनोक्रोमेटर भी है, उसके अंदर डिटेक्टर भी है, उसके अंदर लाइट सोर्स भी है, तो क्या होता है कि आपने कोई लाइट सोर्स नहीं दिया है लेकिन आपने इंस्ट्रूमेंट को ऑन किया, लाइट सोर्स वहां पे ब्लैक है और वहां पे उसने सारी लाइट एब्जॉर्ब की हुई है, उसके अंदर कोई ऑक्लूडर है, लेकिन फिर भी आपका इंस्ट्रूमेंट कुछ करंट पास कर रहा है, डिटेक्टर में कुछ करंट आ रहा है. तो वो करंट क्या होगा? अगर वो करंट आ रहा है तो इट मींस कि आप y जॉन सा है वो कुछ रिस्पॉन्स शो कर रहा है. इन दैट केस आपका y इंटरसेप्ट जॉन सा है वो पॉजिटिव होगा. लेकिन क्या है कि अगर थोड़ी सी कंसंट्रेशन है लेकिन रेडिएशन की इंटेंसिटी जो सी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो आपके एनालाइट के साथ इंटरेक्ट करे. इन दैट केस क्या आएगा? अब आपका जो y इंटरसेप्ट है वो थोड़ा सा माइनस की फॉर्म में फॉल करेगा, वो माइनस की फॉर्म में आएगा. ठीक है, तो आइडियल कंडीशन में वो कहता है कि 0.005 में, ताकि हमारे पास जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट वार्म अप हो, लाइट की इंटेंसिटी को कवर करने के लिए इन दैट पर्टिकुलर केस उसने कहा है कि जहां हम कंसंट्रेशन को ले रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और रिस्पॉन्स कौन सा है वो डिपेंड कर रहा है. तो ये हमारे पास y इज इक्वल a प्लस बी एक्स. y इज द इंटरसेप्ट और b क्या है? b इज द स्लोप. जी आपके पास ये स्लोप की क्या वैल्यू है? ये किस एंगल से फॉल करिए? ये स्लोप ऐसे भी हो सकती है, ये स्लोप कर्व भी हो सकती है, ये स्लोप बहुत शार्प भी हो सकती है एंगल इसका. तो स्लोप की वैल्यू क्या है? ठीक है ना. तो स्लोप लाइन हम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. दो वेरिएबल्स को हर तरफ से, दो डिफरेंट वैल्यूज पर जब हम इसकी इस तरह से कि सपोज एक हमने कह लिया कि 10 रिस्पॉन्स पे हमने स्लोप चेक कर ली,
कि 10 वैल्यू पे इसकी स्लोप क्या है। यहाँ से अगर ये करूंगी तो ये भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, थ्रू आउट द कैलिब्रेशन कर्व। तो बी क्या है हमारे पास, बी इज द स्लोप ऑफ द लाइन, ए क्या है, इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू है। Linear regression model in which the difference between observed and the predicted values, the residual, have been shown. The relationship between an instrument response and the known concentration of the analyte, which is used as the calibration curve, explained by a simpler regression model to have a robust calibration line or curve. A series of replicates of each standard. अब ये जितने भी हमने वैल्यूज यहाँ पे ली हैं 1 2 3 4 5 6 7, अब ये वो कहता है कि 7 हमारे पास सैंपल है और 7 के बाद हर 7 सैंपल की 3 ट्रिप्लिकेट में करने। इसका मतलब है 21 फ्लास्क होंगी जिसमें कि हम 21 सैंपल्स होंगे, उसके हम एनालिसिस करेंगे। ये जो एक वैल्यू है, सपोज ये 2.5 ppm का आपके पास सोल्यूशन बना हुआ है, तो 2.5 ppm के आप 3 सॉल्यूशंस बनाएंगे और वो तीनों का जो आप जो उसकी वैल्यू आएगी, एब्जॉर्प्शन की वैल्यू आएगी, उनका आप एवरेज लेंगे। वो जो एवरेज वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू, योर ट्रू वैल्यू है, जिसको हम फिर उस वक्त लेते हैं। ठीक है, तो आपने a series of replicate of each standard, at least 3 replicate of 6 to 8 expected range of concentration value are recommended. The assumption for this model is that the measured error is the same and normally distributed for each sample. अब इसकी जो भी एरर आएगा, इसके अंदर जो भी एरर मौजूद है, मेजर्ड एरर जो है वो हर वैल्यू के लिए सेम है, तो हमारे पास जो रिलेशन है वो उसमें रिजल्ट पर वेरी नहीं करेंगे। इफ दिस असम्पशन इज नॉट एप्लीकेबल, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें उसे नेक्स्ट वन लेवल पर लीस्ट स्क्वायर एनालिसिस, वेटेड लीस्ट स्क्वायर एनालिसिस विल बी रिक्वायर्ड। सिंपलेस्ट क्या आ गया आपके पास कि आपने ये रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन कैलकुलेट कर दिया। अगर लीनियर रिग्रेशन लीनियर नहीं आता तो इसका मतलब है कि आपको नेक्स्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड एनालिसिस जो है वो रिक्वायर होगा। द असम्पशन रिगार्डिंग द मेजरमेंट एरर मस्ट बी वेरीफाइड टू वैलिडेट द रिजल्ट्स फाउंड। ये क्यों किया जाता है कि जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं वो वैलिडेट हैं या नहीं। द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज ऑफ द रेजिडुअल्स आर expected to be normal and centered on 0। अब नॉर्मल कर्व को अगर हमने ड्रॉ करना है तो आपको नॉर्मल कर्व अगर मैं ड्रॉ करना बताऊं, देखिए ये ऐसे होता है ना आपके पास, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक कर्व आ रही है। ठीक है, तो ये कर्व कौन सी है, ये यहाँ पे 0 कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव वैल्यू जाती है। अब आपके रिजल्ट्स कौन से हैं, जितने इस रीजन में, इस कर्व के नीचे जितने फॉल करेंगे वो हम कहेंगे प्लस माइनस। अगर 2 है तो +2 -2, कितना एरर आ गया, या 2 ज्यादा होगा या 2 कम होगा। ठीक है, तो इन दिस वे जो है वो कहता है कि द असम्पशन फॉर द मॉडल इज दैट द मेजरमेंट एरर इज द सेम एंड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर ईच सैंपल। कि अब हर जब हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ करेंगे तो जो एरर किसी एक सैंपल में है वही एरर किसी दूसरे सैंपल में भी उतने ही परसेंटेज पे जो है वो कैलकुलेट कर रहा है। और वो एरर कहाँ से आया है, वो एरर जस्ट ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंट के रिस्पॉन्स की वजह से, जो वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसकी वजह से आ रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या आ गया, द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज, द असम्पशन रिगार्डिंग द मेजरमेंट एरर मस्ट बी वेरीफाइड टू वैलिडेट द रिजल्ट्स फाउंड। द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज ऑफ द रेजिडुअल आर एक्सपेक्टेड टू बी नॉर्मल एंड सेंटर्ड ऑन 0। ठीक है, वो मैंने जिस तरह भी आपको बताया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यूज हैं, वो जो कर्व है हमारे पास उसमें वो नॉर्मल वैल्यू कहाँ फॉल करती है और उसको हम किस तरह से सेंटर्ड, कैसे उसको 0 देना है। इफ द रिजल्ट्स फाउंड कैन नॉट सपोर्ट दिस असम्पशन, अगर वो नॉर्मल वैल्यूज में जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसको साथ फॉलो नहीं कर रहा है और आपके पास लीनियर कर्व ही नहीं है, देन हम
क्या करना पड़ेगा हमें, अब हमें पैरामीटर को थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, इफ द रिजल्ट्स कैन नॉट सपोर्ट दिस असम्पशन, तो एस्टिमेटेड पैरामीटर्स को हम यूजिंग दिस मॉडल कैन नॉट बी यूज, के इसको हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते इस मॉडल के थ्रू। एंड मॉडल को क्या जरूरत है, मॉडिफाई करने की, यूजिंग अ नॉन लीनियर मॉडल। अब हमें नॉन लीनियर मॉडल को यूज करना पड़ेगा, which required more standard concentration, और उसे मजीद स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन कंपेयर विद हैविंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन एंड द इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्स। अब क्या हो सकता है, अदर पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन आई है और जो एब्जॉर्प्शन आई है, हम एब्जॉर्प्शन की बजाय हम उसकी लॉग की वैल्यूज ले लें, ठीक है ना, कि अगर हम उसकी लॉग की वैल्यूज लेंगे डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, और हमारे पास कर्व कौन सा मे बी जो कर्व आ रही है, कर्व फॉर्म बन रही है, लीनियर नहीं आ रही, तो वो अब हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाए, या उसके हम 1 बाय एब्जॉर्बेंस या 1 बाय कंसंट्रेशन, उसको कुछ भी मॉडिफाई करेंगे इन्हीं दो पैरामीटर्स को। अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल बिटवीन कैलकुलेटेड स्टैंडर्ड पॉइंट्स एंड द नॉमिनल वंस used to evaluate the quality of the fit should have a unit slope and a zero intercept. जितना इंटरसेप्ट 0 होगा और स्लोप की वैल्यू 1 होगी, तो उतनी ही आपका मॉडल कौन सा है वो स्टैंडर्ड पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है, और जो आपका डाटा है वो लीनियर रिग्रेशन को फॉलो कर। इन द केस ऑफ लीनियर कैलिब्रेशन मेथड, द स्लोप शुड बी स्टैटिस्टिकली डिफरेंट फ्रॉम 0। लीनियर कैलिब्रेशन मेथड में जो स्लोप है वो शुड बी स्टैटिस्टिकली डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल वन। जो ओरिजिनल वन है उससे थोड़ी सी change होगी। The intercept should not be statistically different from 0 and the regression coefficient should not be statistically different from 1। मैक्सिमम वैल्यू बताई हुई है उसने कि इंटरसेप्ट कौन सा है वो 0 हो जाए, या फिर अगर उसकी वैल्यू आ रही है तो फिर आप उसको हर दफा ऐड करेंगे, और जो आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वो मैक्सिमम वैल्यू 0.98, 99 और 1 हो सकती है। द एक्यूरेसी, अच्छा वो कहता है कि अगर आपका जो y इंटरसेप्ट है वो नॉन जीरो है तो एक्यूरेसी ऑफ द मेथड मस्ट बी डेमोन्स्ट्रेटेड। तो इसका मतलब है कि पहले आप एक्यूरेसी को चेक करें, मेथड की एक्यूरेसी ही जो फर्स्ट स्टेप है वहां पे ही प्रॉब्लम है, वहां पे चेक करके फिर आप ये फर्दर कर्व ड्रॉ करें। स्टैंडर्ड ओ, स्टैंडर्ड जो सा आपके पास ओरिजिन है जो 0 है, must be included in the calibration curve because the instrumental signal is subjected to the same kind of error for all points। 0 का मतलब है कि अगर आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो 0 है तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी 0 होगा। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि वो अब बिग डिफरेंस जो सा है वो हर रीडिंग में हमारे पास मौजूद होगा। द सिग्नल फॉर द नॉन स्टैंडर्ड फॉर द स्टैंडर्ड 0 should not be subtracted from the response value for other standards before calculating the equation of the regression line because it can cause imprecision during the determination of the concentration values for unknown sample। क्या आपने कैलिब्रेशन कर्व में तो उसे ड्रॉ कर लिया, और फिर जब आप उससे अपने सैंपल को एनालाइज करोगे तो वो भी आपके पास उसमें भी इम्प्रेसिजन आएगी और वो आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। इसलिए कि जरूरी है कि आपने आपका जो स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट पास हो और उसमें से ओरिजिन में से। इफ वन ऑफ द स्टैंडर्ड पॉइंट, सेकंड उसने बात क्या की, अगर कोई एक पॉइंट बहुत ज्यादा डेविएट करता है कैलिब्रेशन कर्व से तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द आउटलायर। कि ये किसी भी वजह से बहुत इस वक्त में ऐसी ऐसा वेरिएबल अफेक्ट किया था जो कि उसने रिजल्ट्स को बहुत ज्यादा आउट कर दिया आपने, देयरफॉर इट कैन बी रिमूव्ड। अब फर्दर कैलकुलेशन करते वक्त हमने इसको, जब हम स्टैट्स लगाएंगे तो हम इस वैल्यू को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इस एक की वजह से आपके पास बाकी सारा जो रिग्रेशन एनालिसिस है वो भी मिसकंडक्ट होगा। फ्रॉम द इक्वेशन प्रोवाइडेड दैट 6 non-zero standard remain after removing the outlier and inclusion of the point can cause a loss of sensitivity or it clearly bias the result। ठीक है जी, आज के लिए लिनियरिटी को आपने पढ़ना है, और जो सा है कल हम इसको देखेंगे कि रेंज को और फिर लिमिट ऑफ डिटेक्शन को। ओके
आवाज आ रही है बेटा आपकी? यस मैम आ रही है। चले जी मैम आ रही है। चले चले ठीक है। यहाँ तक आज अभी आप, मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको रोज दे रही हूँ, ज्यादा नहीं कर रही। आपको जितना दिया जाता है 1-2 पैराग्राफ होता है, इसको अच्छे से याद कर लिया करें, क्योंकि क्योंकि जब आपका पेपर होने हैं तो फिर आपको एकदम से फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, अगर आप साथ साथ नहीं पढ़ोगे ओके तो। मैम। चले, गुड, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।